Hello everyone. In the last lecture, we are discussed about the magnetic force when a current carrying conductor placed in a magnetic field. हमारा ये टॉपिक शुरू है अभी. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर रखा होता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो पहली जो केस पढ़े थे हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर, वो पहले केस में हमने स्ट्रेट वायर कंसीडर किया था. बट अगर स्ट्रेट वायर की जगह हमने कोई आर्बिट्ररी शेप लिया, वायर का आर्बिट्ररी शेप मतलब कोई भी शेप का वायर, और उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, नॉट अ परपेंडिकुलर टू दिस. तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई आर्बिट्ररी शेप यानी कोई भी इरेगुलर शेप का वायर रखते हैं तो उस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा और उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना, वो आज हमें इस टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करना. आज हमें दो केसेस और डिस्कस करना है. वन इज कॉल्ड एज magnetic force on a arbitrary shape of the wire and second one is the magnetic force on a closed circuit. Closed circuit यानी closed loop वायर का बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्बिट्ररी शेप ऑफ द वायर. तो सबसे पहले हमने एक वायर कंसीडर कर लिया जो इरेगुलर शेप का है, स्ट्रेट वायर नहीं, जैसे पहले केस में हमने स्ट्रेट वायर कंसीडर किया था. अब यहाँ पे हमें स्ट्रेट वायर नहीं, irregular shape of the wire which is kept in a uniform magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अगर इस वायर में से करंट फ्लो होता है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाने वाली है. तो यहाँ पे हमने एक इरेगुलर शेप का वायर लिया और उसको कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में. तो देखिए हमने जो लास्ट लेक्चर में जो स्ट्रेट वायर के लिए इक्वेशन निकाले हैं, बस उसी इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना, उसी इक्वेशन का यूज हमें करना है. तो अब देखिए स्ट्रेट वायर की हमें एक पर्टिकुलर लेंथ पता थी जो मैग्नेटिक फील्ड में थी. अब यहाँ पे इरेगुलर शेप होने की वजह से हम पूरी लेंथ को एक साथ कंसीडर नहीं करेंगे. सबसे पहले क्या किया हमने? कंसीडर अ सेगमेंट ऑफ इनफाइनेटेसिमल लेंथ. इनफाइनेटेसिमल मतलब वेरी स्मॉल लेंथ, है ना, बहुत बार आता है ये वर्ड हमारे फिजिक्स में. तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो वायर था इरेगुलर शेप का, इसका एक छोटा सा सेगमेंट, छोटी सी लेंथ dl कंसीडर कर लिया. और ये अब देखो पूरे वायर में से करंट जा रहा है मतलब ये छोटे से लेंथ की भी से भी करंट जा रहा है. करंट जा रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, है ना. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस स्मॉल लेंथ के लिए कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा उसको निकालेंगे. और हमेशा की तरह फिजिक्स में जैसे हम करते हैं डेरिवेशन में कि एक छोटे से पोर्शन के लिए पहले किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर पूरे टोटल लेंथ ऑफ द वायर के लिए, टोटल पोर्शन के लिए अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं हम, उस स्मॉल वैल्यू का इंटीग्रेशन कर लेते हैं. इंटीग्रेशन मतलब सम कर लेते हैं सभी चीज का. तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. सो कंसीडर द सेगमेंट ऑफ इनफाइनेटेसिमल लेंथ dl अलोंग द वायर. इस वायर के अलोंग एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर लिए और सपोज इस वायर में से I नाम का करंट फ्लो हो रहा है. इफ I इज द करंट फ्लोइंग देन यूजिंग द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर का जो इक्वेशन निकाला था हमने लास्ट में, उसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज करना है. क्या इक्वेशन था वो, याद करो थोड़ा सा. वो इक्वेशन हमें मिला था I L क्रॉस वेक्टर B. ये वाला इक्वेशन मिला था हमें लास्ट लेक्चर में. तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं. अब देखो यहाँ पे हमने स्मॉल लेंथ के लिए एक स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर वेक्टर DFM. DFM मतलब स्मॉल वायर के ऊपर एक्ट होने वाला स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स. तो देखिए इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. जो भी करंट फ्लो रहा था उसको यहाँ लिख दिए. अब यहाँ पे स्ट्रेट वायर में हमने पूरी वायर की लेंथ को कंसीडर किया था. यहाँ पे हमें पूरा वायर नहीं लेना, उसका एक स्मॉल सेगमेंट, उसकी लेंथ हमने पुट कर दी dl इनटू वेक्टर b.
सो देखिए, ये जो मैग्नेटिक फोर्स मिला है स्मॉल पोर्शन ऑफ द वायर के लिए, स्मॉल सेगमेंट के लिए मिला है। अब अगर हमें पूरे वायर के लिए होना तो वायर ऐसे ही छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, डीएल डीएल स्मॉल डीएल डीएल, तो स्मॉल डीएल डीएल का स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट होगा उनके ऊपर। इस सभी स्मॉल लेंथ के लिए जो स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, उस सभी फोर्सेस को, स्मॉल फोर्सेस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंप्लीट वायर। ओके, सो क्या करें, देखिए फॉर टोटल लेंथ टोटल फोर्स, दिस इज व्हाट टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द होल वायर। सो Fm इज इक्वल टू क्या किए, इंटीग्रेशन ऑफ डी, Fm इंटीग्रेट कर रहे हैं छोटे छोटे सेगमेंट पे एक्ट होने वाले छोटे छोटे मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे सम कर रहे हैं। तो देखिए क्या किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफएम। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएफएम, सॉरी डीएफएम की वैल्यू हमारे पास है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इस पूरे वायर में एक ही करंट जा रहा है, तो करंट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस छोटे से पोर्शन पे अलग मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, यहाँ पे अलग, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस बी, दोनों का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट अगर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वायर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, तो ऐसे वक्त हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म है मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, हर पोर्शन पे सेम मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो उसका इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इफ B इज यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट ओवर द होल वायर, देन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू I इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dl क्रॉस वेक्टर b। तो इंटीग्रेशन हमें सिर्फ किसका करना है, इस वायर के जो छोटी छोटी लेंथ है उसका एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें अगर फॉर एग्जांपल वायर की टोटल लेंथ है L, तो हम छोटे छोटे लेंथ का डीएल का एडिशन करेंगे, तो हमें इसकी जगह क्या मिलने वाला, आर एल क्रॉस बी, है ना। उसी तरह हमें जैसे स्ट्रेट वायर के लिए मिला था, उसी तरह यहाँ पे भी हमें वही इक्वेशन मिलेगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना बच्चों यहाँ पर कि हम यहाँ पे डायरेक्टली, आर्बिट्ररी शेप होगा तो डायरेक्टली हमें ये इक्वेशन नहीं मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उस वायर के छोटे छोटे सेगमेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा और फिर लास्ट में उस सबका एडिशन करोगे यानी इंटीग्रेट करोगे, तो हमें मिलेगा टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन आर्बिट्ररी शेप ऑफ वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो केस नंबर 2 में हमने क्या किया कि यहाँ पर स्ट्रेट वायर की जगह अगर इरेगुलर शेप का वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्मॉल सेगमेंट के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और पूरे कंप्लीट वायर के लिए निकालना है तो उस सेगमेंट का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। इफ सपोज हमारा वायर जो है वो एक क्लोज लूप के फॉर्म में, क्लोज लूप है, सपोज यहाँ पे मैं निकाल देते हैं, वायर है जिसको हमने एक रेक्टेंगुलर शेप के क्लोज लूप में बना दिया। अब अगर ये क्लोज लूप वायर जिसके अंदर से सपोज करंट भी फ्लो हो रहा है, अगर इस वायर को, इस क्लोज लूप को अगर हम क्लोज सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, वो अभी हमें यहां डिस्कस करना है। ठीक है, तो सेम ये जो प्रीवियस इक्वेशंस हमने डिराइव कर चुके हैं, इसी इक्वेशन को हमें देखो, क्लोज लूप मतलब स्ट्रेट वायर तो नहीं है, यानी ये भी एक प्रकार किस तरह हो गया, इरेगुलर शेप वायर हो गया। तो इस इरेगुलर शेप वायर के लिए हमने जैसे यहाँ पर इंटीग्रेट किए थे, पहले छोटे लेंथ को कंसीडर किए थे और पूरे टोटल वायर के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना था तो क्या किया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया। तो यही इक्वेशन को अभी यहाँ पर एक्सटेंड करना है। देखिए इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स for an infinitesimal length dl of wire can be used in a closed circuit C as, जैसे यहाँ पे हमने स्मॉल लेंथ dl के लिए ये जो इक्वेशन निकाला था, वैसे ही यहाँ पर अगर हमें इस क्लोज लूप के लिए निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले एक इसका छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लेंगे dl,
इस डीएल के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, इसको कैलकुलेट करेंगे। और फिर टोटल क्लोज लूप के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स मिलता है, उसका इंटीग्रेशन कर। अब क्लोज सर्किट है तो देखिए इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ओवर अ क्लोज सर्किट। दिस इज इंटीग्रेशन मतलब सम। ये जो डीएल डीएल है ये पूरे क्लोज सर्किट के लिए हम एडिशन करेंगे तो अभी हमें पूरी टोटल लेंथ मिलेगी वायर की। तो अगर क्लोज सर्किट को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारे यहाँ एक्सटेंड करेंगे हम, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सर्किट। ओके, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू करंट सपोज आई फ्लो हो रहा है, स्मॉल लेंथ डीएल है, क्रॉस वेक्टर भी दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। Here इंटीग्रल इज ओवर अ क्लोज सर्किट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन करेंगे हम वो पूरे क्लोज सर्किट के लिए करेंगे, तभी हमें पूरा वायर के लिए टोटल मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। मगर अगर आपको याद होगा कि स्केलर वेक्टर में जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो वेक्टर एडिशन करते वक्त किसी क्लोज सर्किट में अगर हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे ये डीएल है लेंथ और वेक्टर डीएल क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट किसी क्लोज सर्किट में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, यहां से शुरू किए और यही आए वापस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो उसी तरह फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर फील्ड कांस्टेंट होगी तो हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, जैसे यहां पे निकाले थे सेम चीज वहां पे भी कर रहे हैं। आई भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डीएल ओवर क्लोज लूप इनटू क्या मिल रहा है यहाँ पर वेक्टर बी। बट मैंने जैसे अभी बताया कि अगर किसी क्लोज लूप के लिए टोटल वेक्टर का एडिशन करोगे तो वो हमेशा 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे द टर्म इन द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म हम यूज कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इन इक्वेशन 2 इज द सम ऑफ वेक्टर्स अलोंग अ क्लोज सर्किट, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, मस्ट बी 0। तो अगर मुझे बताओ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लेंथ वेक्टर है, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो पूरी टर्म में 0 हो जाएगी। इसीलिए हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी किसी क्लोज लूप के लिए क्लोज लूप को किसी क्लोज सर्किट को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमेशा रहेगी 0। ये चीज याद रखना, हमेशा क्लोज सर्किट के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0। ये चीज याद रखना, आगे में नेक्स्ट टॉपिक में हमें इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों केसेस डिस्कस किए कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, इरेगुलर शेप हो या इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप हो, तो ऐसे डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर कैसे निकालना है, ये केसेस हमने डिस्कस किए। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इसका हमें आगे में भी यूज होने वाला है। In the last video lectures we are discuss about the various cases of magnetic force on a charged particle। जब हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव होगा तो कितना फोर्स लगेगा, याद आ रहा है आपको? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल QVB sin थीटा, है ना? याद करो थोड़ा सा कि चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला था, QVB sin थीटा। This is the magnetic force acting on a charged particle moving in a magnetic field, where Q is the magnitude of the charged particle, V is the velocity of the charged particle, and V is the magnetic field, and theta is the angle between V and V। और after that हमने डिस्कस किए थे कि किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। वो फोर्स हमें मिला था ILB sin थीटा, बराबर। तो दिस इज द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो
इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना। बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इजी न्यूमेरिकल से। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या बोला है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट। तो देखिए कंडक्टर मतलब वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर वाली केस है, यानी हमें सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, F is equal to ILB sin थीटा। तो उसके लिए हमें करंट चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर चाहिए और क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के बीच का एंगल। तो क्या पूछा है यहाँ पे, कंडक्टर ऑफ लेंथ गिवन में हमें क्या क्या दिया वो देख लेते पहले। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ वायर दी है 20 सेंटीमीटर। अगेन इट इज गिवन इन अ CGS यूनिट, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द SI, that is 10 to the power minus 2 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, करंट ऑफ 5 एम्पियर, I की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 5 एम्पियर। आफ्टर दैट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला, इंडक्शन 4 टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 4 टेस्ला। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एज यू ऑल नो दैट। आफ्टर दैट क्या दिया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी जिसकी हमें और जरूरत थी थीटा, उसकी भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सब गिवन डेटा और क्या निकालने बोला है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। कंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने अभी दो फार्मूला आपसे डिस्कस किए, पहला फार्मूला था फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा फार्मूला किसके ऊपर था, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा वाला फार्मूला यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, दैट इज F इज इक्वल टू RLB sin थीटा। अब देखिए इस फार्मूले में लगने वाली सभी चीजें हमारे क्वेश्चन में गिवन है, सो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। I is equal to 5, L is equal to 20 into 10 to the power minus 2 मीटर। After that B is equal to 4 and थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री, that is sin 30 डिग्री। अब इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन, 4 into 5 20, 20 into 20, that is 400 into 10 to the power minus 2। और sin 30 कितना होता है सभी को पता है, कॉमनली यूज होने वाली वैल्यू है, sin 30 is equal to 1/2। तो हम यहाँ पे 2 से इस 400 को कैंसिल कर देंगे तो कितना मिलेगा, 200। सो हमारे पास वैल्यू है 200 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। या इस पावर को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमें मिलेगा 2 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, सिर्फ हमें क्या था, जो गिवन वैल्यूज थी उसको पुट करना और सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है, अ पार्टिकल। अब देखो पहले न्यूमेरिकल में हमें क्या था, कंडक्टर यानी वायर था। अब इस न्यूमेरिकल में किसकी बात कर रहे हैं, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ, पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है वो भी दिया है हमें, मूव्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल की वैल्यू दी है 30 डिग्री। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्या गिवन में, चार्ज ऑफ पार्टिकल इज 200 माइक्रो, मतलब 10 to the power minus 6 कूलम। उसके बाद थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। After that, to a uniform magnetic field of induction, magnetic field का induction है, आगे magnetic field की वैल्यू दी है B is equal to इतनी है, how much, 5 into 10 to the power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया इस क्वेश्चन में, विद स्पीड, हाँ इसकी जरूरत नहीं है हमें, स्पीड की वैल्यू यानी वेलोसिटी की वैल्यू दी है 2 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड।
ऊपर वाला न्यूमेरिकल इरेज कर देते हो गया होगा आपका, लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो इसको पॉज करके लिख सकते हो आप। मैं यहाँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। इस न्यूमेरिकल को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला QVB sin थीटा याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। F is equal to QVB sin theta. Here is the charge which is given how much? It is 200 microcoulomb. तो माइक्रो मींस 10 to the power -6 लिख दिया हमने। इसके बाद क्या दिया, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, 2 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट और क्या चाहिए हमें, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5 into 10 to the power -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगेन थीटा sin 30 डिग्री, है ना। तो कैलकुलेशन करते, ये भी बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले जो इंटीजर नंबर से इनका कैलकुलेशन 200 into 2 400, 400 into 5 4 into 5 20, ये है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2000 बराबर 2 into 5 10, 10 into 200 2000, 2000 into अब पावर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10 to the power -6 and -5 that is 10 to the power -11। उसके बाद और क्या दिया है, सॉरी एक 5 + 5 भी था, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें -6 ही आ गया यहाँ पर। उसके बाद sin 30 यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2000 को अगर कैंसिल कर देंगे यानी 1000 होगा, 1000 यानी 10 to the power 3 बराबर, और इधर 10 to the power -6। तो क्या होगा, अगर बेस सेम तो पावर का एडिशन होता है, तो क्या हो जाएगा 10 to the power -6 + 3 that is -3 न्यूटन। This is the force acting on a charged particle when it is moving in a magnetic field। पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाले थे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट, और सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या निकाले, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बस ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल, यहाँ पे भी जस्ट ये सिंपल कैलकुलेशन है, ऑल द वैल्यूज आर गिवन, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो ये हुआ हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल हमने दिया कंडक्टर के ऊपर, दूसरा लिया चार्ज पार्टिकल। अब ये थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल है बच्चों, आपके लिए होमवर्क है, बट होमवर्क करने ये इसी के जैसे दो न्यूमेरिकल्स है, मैं आपको इसकी पहले हिंट दे देता हूँ, समझा के बताता हूँ, मगर आपको कैलकुलेट करना है, इतना काम करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क फॉर यू, बट मैं इसको समझा के बता देता हूँ, आप इसको बस घर में कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगेन पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, कंडक्टर की लेंथ दी है L, कैरीज अ करंट, अगर I की भी वैल्यू दी है, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू दी है, विथ इट्स लेंथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। तो sin 30, sin 60 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू अपने को पता है, उससे हमें इसको कैलकुलेट करना है विद द डायरेक्शन ऑफ फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। अगेन फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे उसी फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप यहाँ पे, ILB sin थीटा, इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है इसको। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को मैंने जैसे बताया, यहाँ पे लेंथ करंट की भी वैल्यू गिवन है, लेंथ की भी वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू है, थीटा की भी वैल्यू है। जैसे अपने को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करना है, और आपको आंसर भी दिया मैंने इस क्वेश्चन का, ये आंसर आपको टैली करना है, इतना आता है कि नहीं, इसको कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 4 की, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बट यहाँ पे भी कुछ एक ही क्वेश्चन है मगर उसमें 3 अलग अलग कंडीशन दी है। कौन सी कंडीशन देख लेते हैं हम इसको। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, अगेन ये कंडक्टर वाली बात है, जिसकी लेंथ दी है हमें, कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, placed parallel, perpendicular and inclined at an angle of 30 डिग्री। 3 कंडीशन है यहाँ पर। ये तीनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, किसकी वैल्यू दी है, पैरेलल रखा है मैग्नेटिक फील्ड को तो थीटा की वैल्यू है, परपेंडिकुलर थीटा, तो हमें यहाँ पे 3 कंडीशन दी है। 4th क्वेश्चन में क्या करना है हमें, एक बार पहले क्वेश्चन कंडीशन में हमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेना है, पैरेलल बोला है तो। दूसरे कंडीशन में हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बोला है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेना है। और थर्ड कंडीशन में हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री। तो अगेन सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी, देखते हैं आपने सभी चीजें दी है कि नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द कंडक्टर दी है, एल मिल गया हमको यहाँ से। उसके बाद आगे में पढ़िए, थीटा की वैल्यू तो तीनों अलग अलग कंडीशन में यूज करना है हमें। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन की भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2 टेस्ला, है ना, तो बी की भी वैल्यू मिल गई, थीटा भी हमें दिया है। अब बात करते करंट। If a charge of 1 coulomb passes through it in a 5 second, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है, इस क्वेश्चन में हमें करंट की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि चार्ज दिया है, तो ये चार्ज पार्टिकल वाला तो न्यूमेरिकल नहीं है, मगर यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया इट इज अ कंडक्टर, तो कंडक्टर में से चार्ज फ्लो हो रहा है और वो कितने समय के लिए हो रहा है वो भी दिया है। तो हमें यहाँ से करंट की वैल्यू निकालना है बच्चों। यहाँ पे आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, अपने को पता ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम। क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू भी गिवन है और टाइम की भी वैल्यू गिवन है। तो चार्ज है 1 कूलम का और टाइम है 5 सेकेंड, तो 1/5 में 0.2 एम्पियर। बस यही चेंज है बाकी के न्यूमेरिकल से। यहाँ पे 3 अलग अलग कंडीशन के लिए हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और क्वेश्चन में करंट की वैल्यू नहीं दी है, चार्ज और टाइम दिया, तो उसका यूज करके पहले हमें करंट गिवन डेटा में ही आपको करंट का कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कैसे करोगे, पार्ट ए में क्या करना है, सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स एट थीटा इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक फोर्स फॉर पैरेलल, कौन सी कंडीशन है, फॉर पैरेलल दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री लिखना। इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला अगेन यहाँ पे यूज करना है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0 डिग्री। करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कैसे करना बताया हूं मैंने, लेंथ दी है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, साइन 0 हो जाएगा। तो देखिए पहला आंसर तो ऐसे ही आ गया। पहले क्वेश्चन पहले पार्ट में जो आंसर आएगा फोर्स का वो 0 न्यूटन आएगा। दूसरे बार क्या करना है हमें, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के लिए पुट करना है, तो फॉर परपेंडिकुलर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करोगे, साइन 90 होता है 1, तो आई एल की फार्मूला होगा, आई एल और बी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको सेकंड का आंसर मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, फॉर एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, उसमें आपको साइन की थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करना, साइन 30 1/2 और आई एल बी के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर भी निकालना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।